नेक्स्ट टॉपिक है मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। मैक्सवेल्स और बोल्ट्जमैन के हिसाब से हम काइनेटिक एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन को एनई बाय एनटी के फॉर्म में शो कर सकते हैं या फिर एक्सप्रेस किया जा सकता है। किस फॉर्म में? एनई बाय एनटी के फॉर्म में हम काइनेटिक एनर्जी की डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर सकते हैं। वेयर एनी क्या है? एनी इज अ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ काइनेटिक एनर्जी ई, ठीक है, विथ एनर्जी ई, सिंपल समझ लो। और एनटी इज अ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। चलो, तो बोल्ट्जमैन और मैक्सवेल्स के हिसाब से हम काइनेटिक एनर्जी को इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसी को एक्सप्रेस करने के लिए उन्होंने डिफरेंट क्या किए, डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए डिफरेंट चीजों के लिए डिफरेंट ग्राफ्स ड्रॉ किए। जैसे अपन हमें अपने कोर्स में जो है गैसेस के लिए देखते हैं, ठीक है। गैसियस के लिए मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर गैसियस एलिमेंट, ठीक है, फॉर गैसियस केस के लिए देखते हैं। तो सिंपल इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को हम एनई बाय एनटी के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। यहां क्या आ जाएगा? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल CuLeS मॉलिक्यूल्स, और इधर साइड क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं, इसको मिटाई दे रहा हूं, इधर साइड काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी एक्सप्रेस करेंगे। अब ये वैल्यू अपने को ना कुछ इस तरह से पीकिंग वैल्यू देखने को मिलती है, कुछ तरह से इस तरह से पीकिंग वैल्यू देखने के मिलती है। और जिस पॉइंट पे ये मैक्सिमम एट अ मैक्सिमम स्टेज रहेगा, जैसे इस पॉइंट पे ये एट अ मैक्सिमम स्टेज है, तो इस पॉइंट को बोला जाता है प्रोबेबल स्टेज, ठीक है। प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं या फिर प्रोबेबल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कट कर दो, प्रोबेबल एनर्जी स्टेज बोल सकते हैं, सिंपल सा। मतलब एक ऐसा स्टेज जहां पास एज अ फ्रैक्शनल मॉलिक्यूल्स की वैल्यू सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा, मतलब फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा हो या फिर मैक्सिमम हो। और इसी वैल्यू को हम और क्या बोलते हैं? प्रोबेबल स्टेज को एज अ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एट अ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल्स, सिंपल सा बोल भाई, काहे कंफ्यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सा बोलो भैया लोग, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बोला जाता है, सिंपल सा। अब इसी तरह का एक और ग्राफ आता है जो अपने कोर्स में है, जो उसको समझना है थोड़ा सा, ठीक है। सिंपल इसी तरह से अगर अपन क्या कर देते हैं, टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं, अपन ने सुना है टेम्परेचर को बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है, ठीक है। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर भी कुछ आएगा चेंजेस, मतलब एक तरह से अपना काइनेटिक एनर्जी भी तो बढ़ेगा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी भी इस केस में बढ़ेगा ही। चलो, तो इसके बाद फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बढ़ेंगे, FRICTION फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय इधर क्या ड्रॉ कर देते हैं? काइनेटिक एनर्जी, सिंपल सा। तो इसका अगर ड्रॉ करते हैं जनरली ग्राफ, तो अपने को ग्राफ सिंपल यही वाला ग्राफ देखने को मिलता है, ये वाला ग्राफ। बट एज अ टेम्परेचर, अगर ये किस टेम्परेचर को, अगर इसी टेम्परेचर को अपन क्या कर देते हैं, टेम्परेचर T+10 टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब इसका टेम्परेचर मान लेता हूं T है, तो इसका वैल्यूज क्या कर जाएगी? इंक्रीज कर जाएगी, टेम्परेचर को बढ़ाने से इंक्रीज कर जाएगी। और अपने को कुछ इस तरह से दो स्टेज यहाँ पर देखने को मिलेंगे, यहाँ पास दो स्टेज देखने को लिए मिलेंगे, एक तो ऐसा, एक ऊपर, एक हल्का सा ये ब्लैकिश वाला जो दिखा रहा हूँ एक ठोक, ठीक है, एक ये वाला स्टेज अपने को देखने को मिलेगा, और उसी के जस्ट नीचे एक स्टेज देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ दो स्टेज अपने को देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ऊपर वाला जो टर्म रहेगा और नीचे वाला जो टर्म रहेगा वो क्या क्या चीजें रिप्रेजेंट करता है? तो ऊपर वाला टर्म सिंपल आप ये क्या शो करते हैं? दिस एरिया, ए और सिंपल में एरिया, एरिया शोज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एट
T+10 टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे? एट T+10 टेम्परेचर पे शो करता है। और जस्ट उसी के नीचे पे वही सिंपल सा एरिया शोज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एट T टेम्परेचर पे शो करेगा। तो दोनों का डिफरेंट टेम्परेचर ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, एट टेम्परेचर बढ़ाने से अपना रेट ऑफ रिएक्शंस तो बढ़ता ही है, सिंपल सा। ठीक है, तो एक तरह से काइनेटिक एनर्जी भी यहाँ बढ़ेगी। तो मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के हिसाब से हम Ne/Nt यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विद एनर्जी E एंड टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को बाय दिस एक्सप्रेशन और दिस ग्राफ से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, दिस ग्राफ से एक्सप्रेस कर सकते हैं। चलो, तो ये दो साइंटिस्ट का नाम है मैक्सवेल्स और बोल्ट्जमैन, जिन्होंने इस पूरे के पूरे थ्योरम को, इस पूरे थ्योरी को एक्सप्रेस किया था पहली बार दुनिया के सामने। एक बार फटाक से इसका स्क्रीनशॉट हो जाए, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना कोलिजन थ्योरी। व्हाट इज कोलिजन थ्योरी? वर्ड साइलेंट वर्ड एक्सप्रेस हो मत होगा तो चलो, मस्त इंग्लिश है। कोलिजन थ्योरी क्या होती है? एज किस तरह से रिएक्टेंट या फिर किस तरह से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी, उस पूरा का पूरा एक्सप्रेशन एज किस तरह से एक्सप्रेस किया जाता है कोलिजन थ्योरी से। कोलिजन थ्योरी सिंपल वे में समझ सकते हो कि किस तरह से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ अटैक करेंगे, मतलब रिएक्ट करेंगे और एक प्रोडक्ट को फॉर्म करेंगे, वो आता है पूरा कोलिजन थ्योरी के हिसाब से। चलो, तो यहाँ पास मैं नेक्स्ट टॉपिक आप डाल लो, कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी के हिसाब से कि जिस तरह से ये एलिमेंट रिएक्ट करेंगे वही अपने को पढ़ना है। कोलिजन थ्योरी चल ब्लर मार दिए सार। कोलिजन थ्योरी के हिसाब से कोलिजन थ्योरी सबसे पहले बोलती क्या है? अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी अगर हम बोलना चाहते हैं तो सिंपल बोल सकते हैं कि कोलिजन थ्योरी ये बोलती है कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? पहला तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा इफेक्टिव कोलिजन, इन दो फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। और यही अपना कोलिजन थ्योरी एक्सप्रेस करती है। तो अकॉर्डिंग टू कोलिजन थ्योरी व्हाट इज एक्सप्रेस, ये एक्सप्रेस करती है कि रेट ऑफ रिएक्शन से कोलिजन फ्रीक्वेंसी और दूसरा इफेक्टिव कोलिजन के ऊपर डिपेंड करती है। अब कोलिजन फ्रीक्वेंसी होता क्या है? ठीक है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी सिंपल भाषा में बोलेंगे कि एक पर सेकेंड में कितने कोलिजन्स हो रहे हैं, यानी कितना मिक्सचर फॉर्मेशन हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम, उसे क्या बोला जाता है? सिंपल भाषा में कोलिजन फ्रीक्वेंसी बोला जाता है। पहला टर्म तो क्लियर है, ठीक है। जनरली दूसरा टर्म क्या है? इफेक्टिव कोलिजन क्या है? ये मस्त है। EFFECTIV इफेक्टिव COLLI कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन क्या होता है? एकदम सुनने में मस्त मजा आ रहा है। इफेक्टिव कोलिजन बोले तो सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि किस तरह से दो रिएक्टेंट एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे। ठीक है, एक रिएक्टेंट और एक सब्ट्रैक्ट। ठीक है, दो रिएक्टेंट सिंपल बोल सकते हैं, दो रिएक्टेंट किस तरह से एक दूसरे पे अटैक करेंगे उसे बोला जाता है कोलिजन। और इफेक्टिव कोलिजन मतलब प्रॉपर ओरिएंटेशन से अटैक मारना, उसे बोला जाएगा इफेक्टिव कोलिजन। ठीक है, मान लेता हूं मेरे पास कोई एक प्रोडक्ट है, ठीक है, ए इस तरह से, और एक मान लेता हूं बी। चल IA और BB। अब इसकी अटैकिंग की फ्रीक्वेंसी दो तरीके से है। एक एग्जांपल के थ्रू पहला फ्रीक्वेंसी क्या है? इफेक्टिव कोलिजन कौन सा होगा अभी आपको और समझ आ जाएगा इन दोनों एग्जांपल के थ्रू। दो एग्जांपल, पहला मेरे पास है H मान लेता हूं, ठीक है। उसके साथ साथ अपने पास AA मान लेते हैं, और एग्जांपल सिंपल ले लेते हैं, ठीक है ना। AA उसके साथ BB। अब ये दोनों अटैक मार करके अपने पास एक स्ट्रक्चर कुछ AA, यहाँ पास बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है, न्यू बॉन्ड बोलो इसको, ठीक है, न्यू बॉन्ड जो फॉर्मेशन हुआ है, और ये B और B। क्या ये इफेक्टिव कोलिजन है? आपको बताना है। चलो, ये आ जाएगा अपना A ऑप्शन, ये आ जाएगा B ऑप्शन। मान लेता हूं इसी तरह से फिर से एक रिएक्टेंट है और ये अपना रिएक्ट कर रहा है BB के साथ
कुछ इस तरीके से फिर प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, ठीक है, इस तरह से कुछ प्रोडक्ट फॉर्मेशन कर रहा है, ये बी और ये बी। आप बताओ इन दोनों में से इफेक्टिव कोलिजन्स कौन सा है? सिंपल, दोनों में से इफेक्टिव कोलिजन्स कौन सा है, ए या बी? सिंपल से कई लोग बोले होंगे बी, बहुत करेक्ट भाई, ए की कोई बात ही नहीं आती। देखो यहाँ पर जो बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, न्यू बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, या फिर जो कोलिजन होने की टेंडेंसी है इस वाले में ज्यादा है, क्योंकि दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स अनदर के दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स की तरह से प्रॉपर ओरिएंटेशन पे अटैक मार रहे हैं। ये क्या प्रॉपर ओरिएंटेशन पे अटैक मार रहे हैं, बट यहाँ पर जो ओरिएंटेशन फॉर्मेशन हो रहा है वो इनप्रॉपर ओरिएंटेशन है। मतलब जो रिएक्टेंट का हो रहा है, यहाँ सिर्फ दो रिएक्टेंट, इसके पास भी दो रिएक्टेंट है ए और इसके पास भी दो रिएक्टेंट, ठीक है, दो दो मॉलिक्यूल से दोनों बने हुए हैं, ये दोनों मॉलिक्यूल पे सिर्फ एक ही एक ओरिएंटेट, मतलब एक ही एक क्या कोलिजन कर रहे हैं, तो ये बॉन्ड उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होगा, क्योंकि आप सिंपल समझ सकते हो दो बॉन्ड को तोड़ना आसान है कि एक बॉन्ड को, सिंपल से एक बॉन्ड को तोड़ सकते हैं आसानी से। तो यहाँ पर सेकेंड वाले केस में अपना इफेक्टिव कोलिजन आया है, मतलब पहला तो अपना कोलिजन फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि मतलब पर सेकंड में कितना ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो रहा है, कितना ज्यादा अपना कोलिजन हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम, कोई भी एक किसमें, एक सॉल्यूशन में, एक रिएक्टेंट में, ठीक है, एक रिएक्शन में, तो वो पूरा क्या जाएगा कोलिजन फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट आ जाता है इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन मतलब किस तरह के ओरिएंटेशन में दो चीजें अटैक मार रही हैं, तो आ जाएगा इफेक्टिव कोलिजन। तो ये दो फैक्टर्स के ऊपर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है और इसी चीज को समझाती है अपनी कोलिजन थ्योरी। चलो तो कोलिजन थ्योरी में बस इतना ही, इससे रिलेटेड आगे जाके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक फटाक से इससे स्क्रीनशॉट ले लो, फिर धन्यवाद और फिर मिलते हैं अगले वीडियो। तो इस वीडियो के लिए भाई लोग बस सिर्फ इतना ही, और हमारा फेसबुक पेज जेपी वर्ल्ड क्लासेस के हिसाब से निकला है, क्लब जेपी वर्ल्ड क्लासेस, तो वहाँ जाके विजिट करना मत भूलिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।